दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान जो तकरीबन 53 साल पहले सन 1971 में बांग्लादेश बना। आज बांग्लादेश में ऐसा क्या है जो देश भर के स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए? क्यों स्टूडेंट्स ने रोड, हाईवेज और रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक कर दिए? क्यों बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कर्फ्यू शूट एट द साइट ऐलान किया? क्यों बांग्लादेश की अवाम बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटर कह रही है? और क्यों बांग्लादेश के फाउंडर मुजीबुर रहमान की पोती बांग्लादेश की पीएम रिजाइन देकर फरार हो गई? जानिए आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स एंड व्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो में। हाय एवरीवन। दोस्तों, आज बांग्लादेश की स्टूडेंट यूथ प्रोटेस्ट कर रही है सिविल सर्विसेज कोटा सिस्टम के खिलाफ, जो 5 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट ने दोबारा से बहाल कर दिया। दोस्तों, उसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए और कोटा सिस्टम को खत्म करने का मुतालबा किया। दोस्तों, इन प्रोटेस्ट के चलते मामला तब और गर्म हुआ जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने 14 जुलाई 2024 को बयान जारी किया कि अगर फ्रीडम फाइटर्स को जॉब में कोटा नहीं देंगे तो क्या रजाकारों को देंगे। दोस्तों, फ्रीडम फाइटर्स और रजाकारा के बारे में जानने के लिए हमें बांग्लादेश की हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक हिस्सा हुआ करता था। ईस्ट पाकिस्तान के नाम से, और आज का पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और बीच में इंडिया इनको अलग करता था। इनके बीच ना सिर्फ रास्ते का फासला था बल्कि बहुत सी चीजें थी जो ईस्ट पाकिस्तान को डिफरेंट बनाती थी वेस्ट पाकिस्तान से। ईस्ट पाकिस्तान के मेजोरिटी लोग बंगाली बोलते थे और 10% से भी कम उर्दू बोलते थे। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशंस भी हुई। मुल्क के 65% एक्सपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से आती थी, लेकिन सिर्फ 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ईस्ट पाकिस्तान के पास जाती थी। दोस्तों, नवंबर 1970 में जब बोला साइक्लोन आया, तकरीबन 3 लाख ईस्ट पाकिस्तानी मारे गए, जिसको पिछली सदी का सबसे खतरनाक साइक्लोन भी बोला जाता है। लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ने कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं किया यहाँ के लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी आई साल 1970 के इलेक्शंस में। दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी और वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट्स थी। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने बहुत सी अलग अलग पार्टीज को वोट किया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट गए अवामी लीग पार्टी को, जिसे शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे। दोस्तों, इस इलेक्शन का नतीजा यह निकलना था कि अवामी लीग पार्टी दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर हुकूमत करती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ये नहीं चाहती। दोस्तों, उस वक्त के मिलिट्री कमांडर इन चीफ याया खान ने इस इलेक्शन को मानने से ही मना कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ लगा दिया गया। रिस्पॉन्स में शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। प्रोटेस्ट के तौर पर शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया और तकरीबन 1 करोड़ लोग इंडिया भाग गए। तकरीबन 50% ईस्ट पाकिस्तान की आवाम बेघर हो गई। इसके बाद ही हमें 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर देखने को मिली, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश की मदद की और बांग्लादेश को आजादी दिलाई इंदिरा गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप में। ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने आजादी की ये लड़ाई लड़ी, उन्हें करार दिया गया फ्रीडम फाइटर्स, और जिन लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान का साथ दिया वो बने रजाकार। दोस्तों, बांग्लादेश की सिविल सर्विसेज का 30% कोटा रखा गया था फ्रीडम फाइटर्स की जनरेशन के लिए। इसके अलावा 10% रखे गए औरतों के लिए, 10% जिला कोटा, 5% कोटा माइनॉरिटीज के लिए और 1% कोटा उनके लिए जिन्हें फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं। इन सब को साथ करके बनती है 56%, जिसमें से ज्यादा 30% था फ्रीडम फाइटर्स का कोटा। इनका कोटा सिस्टम आजादी से 1 साल बाद ही शुरू हो गया था, सन 1972 में। इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज ने भी उस साल एक ऑर्डर इशू किया था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोटा होना चाहिए। जिन लोगों ने आजादी दिलाने में अपनी जान दांव पर लगाई, उन लोगों के लिए 30% कोटा। लेकिन आगे चल के 1977 में ऐलान किया गया कि ये कोटा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी होगा, और 2010 में दोबारा ऐलान किया गया कि कोटा सिस्टम फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी होगा। लेकिन इसके बाद बहुत से प्रोटेस्ट हुए, तो प्रेशर में आकर एक सर्कुलर इशू किया कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए ये कोटा सिस्टम खत्म किया जाएगा। लेकिन 2021 में 7 फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों ने कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि ये कोटा सिस्टम खत्म ना किया जाए। और जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 5 जून 2024 को कोर्ट का बयान आता है कि पिटिशनर सही कह रहे हैं,
2018 वाले सर्कुलर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और कोटा सिस्टम को वापस लाया जाता है, जिससे दोबारा बांग्लादेश की स्टूडेंट यूथ प्रोटेस्ट शुरू कर देती है। लेकिन शुरू में पुरसकून प्रोटेस्ट होते हैं क्योंकि ईद की छुट्टियां आने वाली थी। दोस्तों ईद की छुट्टियों के बाद स्टूडेंट्स में जोश देखा गया। उन्होंने रोड्स, हाईवेज और रेलवे ट्रैक्स भी ब्लॉक कर दिए। दोस्तों पहले तो प्रोटेस्ट का मकसद कोटा सिस्टम खत्म करना था, लेकिन बाद में इसमें और वजूहात भी शामिल हो गई। दोस्तों जैसा कि आपको पता है बांग्लादेश पे अवामी लीग पार्टी की हुकूमत है। इसी ही पार्टी का एक स्टूडेंट विंग है जिसे छत्र लीग कहा जाता है। दोस्तों छत्र लीग के मेंबर्स ने भी स्टूडेंट्स पर हमले किए और वो भी पुलिस की सपोर्ट से, जिससे प्रोटेस्टर्स को और गुस्सा आया, जिसके चलते बांग्लादेश की गवर्नमेंट की जानिब से इंटरनेट, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया गया। उसके अलावा मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। ऐसा वैसा कर्फ्यू नहीं, शूट एट द साइट वाला। यही नहीं, पैरामिलिट्री के 7000 ट्रूप्स बुलाए गए। पुलिस की जानिब से टीयर गैस, रबर बुलेट्स और साउंड ग्रेनेड्स भी इस्तेमाल किए गए और कहीं कहीं मकामात पर डायरेक्ट बुलेट्स भी चलाई गई स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसमें 200 से ज्यादा निहत्थे स्टूडेंट्स मारे गए और कई हजार जख्मी हुए और बहुत से स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया। और स्टूडेंट्स ने बड़ी तादाद में प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर लॉन्ग मार्च कॉल दे रखी थी। उनकी डिमांड थी कि शेख हसीना ओहदे से रिजाइन करें। दोस्तों अवाम ने इतनी बड़ी तादाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ मार्च किया कि फोर्सेस को आखिर घुटने टेकने पड़े और आखिरकार आर्मी ने टेक ओवर करके शेख हसीना को वहां से बाहर निकाला। दोस्तों स्टूडेंट्स की जानिब से उनको 45 मिनट का टाइम दिया गया था और शेख हसीना ने 15 मिनट में ही 5 अगस्त 2024 को रिजाइन देकर एक आर्मी हेलीकॉप्टर में इंडिया भाग गई। दोस्तों इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कोटा सिस्टम के खिलाफ बड़े चेंजेस देखे गए। उस ऑर्डर में 93% मेरिट के लिए रखा गया जो कि पहले 44% था, और फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो पहले 30% था उसको कम करके 5% कर दिया गया, और 1% माइनॉरिटीज के लिए रखा गया और बकाया 1% माजूर लोगों के लिए डिक्लेयर कर दिया गया। इस सब के बावजूद प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स ने कुछ डिमांड्स की, वो पूरी की जाए तब ही प्रोटेस्ट खत्म होंगे, जो कि थी हमारे साथियों को लॉकअप से बाहर निकाला जाए और जहां जहां हमारे साथी शहीद हुए वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिजाइन करें। दोस्तों जब ये वीडियो बन रही है तब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि हालात अब काफी बेहतर हैं, मोबाइल नेटवर्क और सोशल मीडिया वापस खोले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन के चंद घंटों बाद एक और मसला आ खड़ा हुआ। एक हिंदू बेवा औरत कॉल करती है अपने कजन को ये बताने के लिए कि उनके और उनके पड़ोसियों के घर पर हमले किए जा रहे हैं मॉब के जरिए। दोस्तों मॉब एक ग्रुप को बोला जाता है जिसमें कई सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है किसी खास मिशन के लिए। दोस्तों देखते ही देखते कई हमले होते रहे हिंदुओं के घर, मंदिर और कारोबारी अड्डों पर। दोस्तों हमारी इतलात के मुताबिक इन अटैक्स का रीजन बताया जा रहा है अवामी लीग पार्टी, क्योंकि दोस्तों अवामी लीग पार्टी को सपोर्ट करने वाली तकरीबन अवाम हिंदू है, तो उनकी नजरों में हिंदू मुल्क के गद्दार हैं और हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया चले जाएं। इस वक्त दोस्तों पूरी दुनिया की नजरें बांग्लादेश के हिंदुओं पर हैं। दोस्तों आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।